मेरी बेवा माँ रोज मेरे शोहर से घर के खर्चे के लिए पैसे मांगने आ जाती। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए बेवा माँ गुर्बत के रोने रोने लग जाती। तब मेरा शोहर तरस खाकर मेरी बेवा माँ को कुछ पैसे दे देता। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती। फिर अचानक माँ के पास लाखों रुपए आने लगे। वो अमीर हो गई और उल्टा मेरे शोहर को लाखों रुपए देने लगी। एक रोज मैं माँ से मिलने उसके घर चली गई। तब मेरी बहन के कमरे से एक आदमी निकल रहा था, जो कि एक आवारा और गुंडा लग रहा था। मुझे देखकर अम्मा बहुत घबरा गई और कहा, तुम अपनी बहन के कमरे में मत जाना। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं भागकर बहन के कमरे में गई। तब मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी बहन, जैसे ही मैंने स्कूल में टीचर की जॉब शुरू की थी, मेरे साथ कुछ उल्टे सीधे वाकयात होने लगे थे। मैं जैसे ही घर से निकलकर स्कूल की तरफ जाती तो एक बूढ़ी अम्मा, जिसने काले रंग का लिबास पहना होता था और हाथ में लाठी पकड़ी होती थी, जिसके सहारे वो चलती थी, और उसके कपड़े जगह जगह से फटे होते, वो मेरा पीछा करना शुरू कर देती और मेरे करीब आकर मुझे कुछ कहने की कोशिश करती। शुरू में तो मुझे यही लगा था कि शायद वो कोई भिखारन होगी और भीख मांगने के लिए आई होगी, लेकिन जब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि वो मेरे करीब से करीब होती है, जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाहती हैं, तो मुझे उनसे अजीब सा खौफ महसूस होने लग जाता। जाने उनमें ऐसा क्या था जो मुझे बहुत अजीब लगता था। वो अपने हुलिये से ही और अपनी इन सारी हरकतों से एक बहुत ही पुरइसरार सी औरत लगती थी। और क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि कुछ औरतें भीख मांगने के बहाने से लड़कियों के करीब आती हैं, जबकि उनके भेष में कुछ औरतें लूट कर ले जाती हैं और कुछ खिलाकर अगवा भी कर लेती हैं। ऐसे वाकयात मैंने सुन रखे थे, इसलिए मुझे उस औरत से डर महसूस होता और मैं उससे दूर रहती, उसकी कोई बात ना सुनती, जल्दी जल्दी से तेज कदम लेती और अपने स्कूल पहुंच जाती। लेकिन उस औरत ने भी मेरा पीछा ना छोड़ा। मुझे लगा था कि एक दो दिन मैं उसे नजरअंदाज करूंगी तो वो खुद ब खुद मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो औरत रोजाना ही मेरे घर से निकलने के थोड़े आगे जाके ही मेरे पीछे पीछे आने लगती और रोजाना ही मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती, मगर मैं कभी भी उसकी कोई बात ना सुनती। अब जबकि मुसलसल मेरे साथ ऐसा होने लगा तो मैं परेशान रहने लगी थी। एक दिल करता था कि ये नौकरी छोड़ ही दूं, लेकिन फिर जब घर के हालात देखती थी तो अपना फैसला बदल लेती। अगर मैं ये नौकरी छोड़ देती तो हमारा गुजारा कैसे होता। उसके बाद मैंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। घर में मैंने किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया, क्योंकि अम्मा तो घर के हालात की वजह से पहले ही परेशान रहती थी और छोटी बहन से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। अगर मैं उसे कुछ बताती तो उसने मजीद खौफजदा हो जाना था और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए खामोशी से मैंने अपना जाने का रास्ता बदल लिया। उसके बाद से वो बूढ़ी औरत मुझे कहीं दिखाई ना देती और इस बात पर मैं लाख शुक्र अदा करती। इसी तरह से स्कूल पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन एक साल गुजर गया था, जब स्कूल में ही मेरी मुलाकात आफाक से हुई। आफाक यहाँ के प्रिंसिपल का बेटा था और एक अच्छी नौकरी करता था। कभी कभार स्कूल का चक्कर लगाने के लिए वो यहाँ आ जाता था और मेरी अक्सर उससे मुलाकात हो जाती थी। फोन पर भी मेरी उससे कभी कभार बातचीत हो जाती थी और फिर इसी तरह से हम दोनों के बीच में मजीद बातचीत होने लगी और ये सिलसिला आगे चलने लगा। थोड़े वक्त के बाद आफाक ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसने कहा कि मैं उससे अच्छी लगती हूँ और वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। पसंद तो मैं भी उसे करने लगी थी। मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। वो देखने में भी खूबसूरत था। उसके अलावा भी वो बहुत ही अच्छी शख्सियत का मालिक था। उसके बात करने का तरीका और जिस तरह से वो मुझे इज्जत देता था, ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं कभी भी लड़कों से ज्यादा बातचीत करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन आफाक की नजर में अपने लिए इज्जत देखकर मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं उससे बातचीत करने लगी थी। और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से वो मुझे अच्छा लगने लगा था और मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। आफाक ने तो मेरे दिल की बात कह दी थी कि वो मुझसे शादी करना चाहता था। चाहती तो मैं भी यही थी कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन अगर मैं शादी कर लेती तो मेरी अम्मा का और मेरी छोटी बहन का क्या होता।
उन दोनों का सोचकर मैं खामोश हो जाती और मैंने आफाक से यही कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। मेरे कहने पर वो चुप हो गया, लेकिन कुछ वक्त और इसी तरह से गुजारा था जब उसने मुझे शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। ये कहा कि मैं उसे साफ साफ बता दूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी बाकी कुछ लड़कियों की तरह सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारी कर रही थी। अगर ऐसा है तो वो खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लेगा, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती थी। मैं उसे किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहती थी। मैंने उसे हकीकत बता दी कि हमारे घर के हालात किस तरह के हैं और अभी मैं ऐसे हालात में नहीं हूँ कि मैं शादी कर सकूं। मेरी बात सुनते ही वो पुरसकून हो गया। उसके साथ ही उसने फौरन से मेरे मसले का हल निकाल लिया। उसने मुझसे कहा क्योंकि उसका ताल्लुक एक अच्छे घर से है और वैसे भी उसकी एक अच्छी नौकरी है, मुझे अपने घर वालों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद मेरी माँ की और मेरी बहन की जिम्मेदारी वो उठाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इस तरह से अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल नहीं सकती थी। मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन आफाक ने मेरी एक ना सुनी और यही कहा कि आज से मेरे घर वालों की वो हर जिम्मेदारी अच्छे तरीके से उठाएगा। मैं खामोश हो गई थी। जैसे ही मैंने हाँ की थी तो उसके थोड़े दिनों बाद ही उसने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। मेरी अम्मा ये खबर सुनकर खुश भी थी और परेशान भी थी और मैं उनकी खुशी और परेशानी दोनों की वजह अच्छी तरह से जानती थी। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि शादी के बाद आफाक ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएगा, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि ये रिश्ता हर लिहाज से मेरे लिए मुनासिब था। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वाली लड़कियों को मिलते हैं और मैं जिस गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, हमारे लिए अच्छे रिश्ते आना बहुत मुश्किल बात थी। जो कोई भी रिश्ते के लिए बात करता था सबसे पहले यही कहता था कि हमारे घर के हालात कैसे हैं और जहेज में मेरी अम्मा हमें क्या देंगी। जब उन्हें हालात का पता चलता था तो उसके बाद कोई भी रिश्ते की बात नहीं करता। हम दोनों बहनें देखने में खूबसूरत थीं, लेकिन कोई भी हमें अपने घर की बहू बनाने के लिए सिर्फ इस वजह से तैयार नहीं था क्योंकि वो ये जानते थे कि हम लोग गरीब लोग हैं और जहेज के नाम पर उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मगर आफाक के घर वालों के दिल में कोई लालच नहीं था। उन्होंने खुश दिली से मुझे कबूल किया था और मेरा रिश्ता वहाँ पर तय हो गया। मेरी छोटी बहन इस बात पर बहुत परेशान थी क्योंकि बचपन ही से वो हर वक्त मेरे साथ रहती थी, जबकि अम्मा से बहुत दूर दूर रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वो अम्मा से इतना डरती क्यों है, जबकि अम्मा ने तो कभी भी उससे कुछ नहीं कहा था, हमेशा उससे मोहब्बत की थी। तो फिर उसका अम्मा से ऐसे डर जाना मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अम्मा भी इस बात को लेकर परेशान थी। वो यही कहती थी कि उसका ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजरता है, इसलिए शायद वो मेरे साथ रहने की आदी हो गई है, इसलिए शादी का सुनकर परेशान हो गई। उसने अजीब सी जिद लगा ली थी कि वो मेरे साथ जाएगी। दिल तो मेरा भी यही चाहता था कि मैं अम्मा को छोटी को अपने साथ ले जाऊं, लेकिन इस तरह से मैं कैसे उसे अपने साथ ले जाती। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया था कि मैं उससे मिलने के लिए आती रहूंगी, लेकिन वो तो जैसे ही कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुझसे यही कहती थी कि अगर मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती तो मैं उसे कहीं और छोड़ दूं, लेकिन वो मेरे बगैर इस घर में नहीं रहेगी। मैंने बहुत मर्तबा उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर वो किस वजह से इतना ज्यादा डरती है, मगर जब भी मैं उससे ये सवाल करती थी खौफ सा उसके चेहरे पर मुझे नजर आता, मगर वो कुछ ना कहती, यही कहती कि उसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता था क्योंकि हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे खौफजदा हुआ जाता। अम्मा इतनी मोहब्बत करने वाली थी, अब्बा तो थे नहीं और ना ही घर में कोई और था जो डांट डपट करता। अम्मा ने तो कभी उसे घर के कामों पर भी नहीं लगाया था, मगर मुझे उसके डरने की वजह समझ नहीं आती थी। मुझे यही लगता था कि शायद वो बचपन ही से ऐसी है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है, इसलिए मेरे जाने की वजह से परेशान है और उसकी परेशानी ही उसका सबसे बड़ा डर होता था। न मैंने कभी तफसील से उससे कुछ पूछा था और ना ही कभी उसने अपने दिल की बात मुझे बताई थी। कुछ वक्त इसी तरह से गुजरा था कि मेरी शादी तय हो गई। शादी की सारी तैयारियां मेरे ससुराल वालों ने ही की थी और थोड़े ही दिनों में मैं रुखसत होकर अपने घर चली गई। मेरी और मेरी बहन की उम्र में तकरीबन कोई 5 साल का फर्क था। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी।
जबकि मेरी छोटी बहन सिर्फ 15 साल की थी और वो भी कंवारी थी। मेरी शादी में आफाक के एक दोस्त ने उसे पसंद कर लिया था और आफाक ने मुझसे इस बारे में बात भी की थी, मगर क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी इसलिए मैंने इनकार कर दिया। यही कहा कि जब तक वो 20-22 साल की नहीं हो जाती मैं उसकी शादी का जिक्र नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर आफाक भी खामोश हो गया। मैं अपने घर में खुश थी। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उसके अलावा आफाक ने मेरी अम्मा और बहन के सारे खर्चात खुद उठा लिए थे। अब घर में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में पूरे महीने का राशन मौजूद होता था। इसके अलावा भी मैं जब भी घर चक्कर लगाती तो अम्मा को पैसे दे आती थी। जब से मैं शादी करके आई थी तो मैंने ये देखा था कि मैं जब भी अपने घर मिलने के लिए जाती और अपनी बहन से मिलने के लिए जाती तो वो एक कमरे में बैठी रहती। वो ना तो कमरे से बाहर आती थी और ना ही कुछ बोलती थी। वो बस खौफजदा नजरों से मुझे देखती रहती। जब मैं अम्मा से पूछती तो वो मुझे यही कहती कि मेरे जाने की वजह से वो इस तरह से परेशान है, कुछ दिनों तक आदी हो जाएगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसलिए अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मैं घर गई तो मेरी छोटी बहन से मुलाकात ना हुई। अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा वो कमरे में सो रही है क्योंकि उसे बुखार है। जब मैंने उसे जाकर देखा तो वो वाकई गहरी नींद में थी। मैं खामोशी से वापस आ गई। पिछले कुछ वक्त से ऐसा हो रहा था कि मैं जब भी उससे मिलने के लिए जाती तो वो सो रही होती थी और मैं उसे देखकर वापस आ जाती। जब से मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी उसके बाद से अचानक से ही मेरी अम्मा के पास बहुत सारे पैसे आने लगे और देखते ही देखते वो अमीर हो गई। मैं बहुत हैरान थी कि कल तक तो हमारे घर में खर्चे के पैसे नहीं होते थे और आज मेरी अम्मा के पास नई से नई चीजें और जेवरात, ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा था। हम लोग तो गरीब से लोग थे। अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक पुरानी जमीन मेरे अब्बा के नाम थी। पिछले काफी अरसे से उसका तनाजा चल रहा था, इसलिए उन्होंने हमें इसके बारे में नहीं बताया था। अब वो मसला हल हो गया है और उसकी रकम अम्मा को मिल गई है, जिसकी वजह से उनके दिन बदल गए हैं। मुझे उनकी बात कुछ अजीब सी लगी थी। अगर अब्बा की कोई जमीन थी तो आज से पहले अम्मा ने या फिर अब्बा ने खुद इस बात का जिक्र कभी क्यों नहीं किया था। साथ ही अम्मा ने ये भी कहा कि अब उन्हें मेरे शोहर की मदद की भी जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है क्योंकि वो जमीन बेचकर उन्हें अच्छी खासी रकम मिल गई है। जाने क्यों मुझे अम्मा की इस बात पर भरोसा नहीं था। जब मैं उनसे पूछती तो वो इसके अलावा कुछ ना बताती, जबकि मेरी छोटी बहन बहुत ही डरी हुई होती और घबराई हुई रहती थी। मैं इस बात से बहुत परेशान थी। जब एक दिन मैंने अपने शोहर से इस बात का जिक्र किया और उसे सब कुछ बता दिया, वो भी ये सारी बातें सुनकर हैरान था कि ऐसा कौन सा खजाना मेरी अम्मा के हाथ लग गया। अगर कोई जमीन थी तो पहले वो कहाँ थी, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था। उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी जब उसने मुझे कहा कि मैं कुछ दिनों तक अपने घर ना जाऊं, फिर किसी दिन अचानक से घर जाकर देखूं कि आखिर माजरा क्या है। उसकी बात भी एक तरह से ठीक थी, इसलिए मैंने कुछ दिनों तक तो घर जाना बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि किसी दिन अचानक से घर का चक्कर लगाऊंगी ताकि ये राज जान सकूं। अपने शोहर की बात पर अमल करते हुए कुछ दिन ठहरकर अचानक से अम्मा के घर गई। जब मैंने वहां जाकर देखा तो एक मर्द हमारे घर से निकल रहा था और अम्मा एक कमरे के बाहर खड़ी चौकीदारी कर रही थी। मुझे देखकर बेहद घबरा गई। मैंने उन्हें फौरन से एक तरफ किया और जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अंदर मेरी बहन और एक बड़ी उम्र का मर्द मौजूद था जो मेरी बहन को हवस भरी नजरों से देख रहा था, जबकि मेरी बहन उससे डरी हुई एक कोने में खड़ी डर रही थी। ये मंजर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझे अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं हो रहा था। अम्मा ये सब कुछ क्या कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ न आया। मुझे देखते ही मेरी बहन भागकर मेरी तरफ आई, जबकि वो आदमी हैरत से मुझे तो कभी मेरे पीछे खड़ी मेरी माँ को देख रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब उससे मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो फट पड़ा और मेरी अम्मा से ये कहने लगा कि उसने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी है, तो फिर अब इस तरह से हम लोग बीच में आकर क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर तो मजीद मेरे होश उड़े थे।
अब तक तो मैं मामले को समझने की कोशिश कर रही थी और काफी हद तक समझ भी गई थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे सारी बात अच्छे तरीके से समझा दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फौरन से अपनी बहन को अपने पीछे किया, उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई, जबकि वो आदमी उसे मुझसे किसी शिकारी की तरह छीनने की कोशिश कर रहा था। यही कह रहा था कि उसने कीमत अदा की है और अब वो अपनी कीमत वसूल करके ही जाएगा। मैं अपनी बहन को लेकर फौरन बाहर की तरफ भागी थी और कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा मैंने बंद कर दिया ताकि वो आदमी अंदर ही रहे और हम लोग आसानी से यहाँ से निकल जाएं। मैं जानती थी कि इतनी आसानी से हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और हम लोगों ने यहाँ से जाने की। और जहाँ तक बात अम्मा की थी तो मैं उनसे बाद में भी बात कर सकती थी, लेकिन फिलहाल मेरे लिए अपनी बहन को बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं उसे लेकर वहां से निकल आई और अपने घर आ गई। घर आकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने अपनी बहन से प्यार से पूछा तो उसने मुझे सारी हकीकत बता दी। एक ही घर में रहते हुए मैं अपनी माँ की नीयत नहीं समझ पाई थी। मेरी बहन ने मुझे बताया कि जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज चली जाती थी और उसके बाद जब स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो अम्मा पीछे से उसे मारती थी, उस पर जुल्म करती थी और उसके साथ ही उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी, जिससे उसे खौफ महसूस होता था। इसलिए वो डरती थी और कहती थी कि अगर उसने मुझे बताया तो वो उसे छत से फेंक देंगी। मुझे अफसोस था कि मैं उसके डर की वजह नहीं समझ पाई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो बच्ची है, इसलिए सारी चीजों से डरती है, लेकिन जैसे जैसे मुझे सच बताती जा रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरी माँ ये जो चंद दिन में अमीर हुई थी, उसके पीछे यही वजह थी कि वो मेरी छोटी 15 साल की बहन का सौदा करती थी और उसे बाजारी औरतों की तरह मर्दों के सामने पेश करती थी, जबकि वो उसे अपनी हवस का निशाना बनाते थे और मेरी माँ को उसकी मुंह मांगी कीमत अदा करके चले जाते थे। उसके बाद मेरी माँ उसे नींद की दवा देकर सुला देती ताकि वो शोर ना करे और फिर वो सोई रहती जब तक कोई नया खरीदार ना आ जाता। इसलिए तो मैं जब भी घर मिलने के लिए जाती थी तो वो सो रही होती थी। अम्मा मुझसे झूठ बोल देती थी। मुझे उसकी कही बातों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा ऐसे कैसे कर सकती है। अभी मैं अपनी बहन से बात ही कर रही थी जब बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी बहन दोबारा से डर गई। मैंने उसे कमरे में रहने का कहा और उसे तसल्ली दी कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास आ गई है। जब मैंने दरवाजा खोला और मैं देखकर हैरान रह गई कि वो बूढ़ी औरत जो मुझे रास्ते में मिलती थी और मेरा पीछा करती थी, वो मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैं हैरान और परेशान उसे देख रही थी कि उसे मेरे घर का कैसे पता। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं, वो मुझे कुछ बताना चाहती है। मगर मैं फिर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। उसने मुझसे कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी माँ है और एक बहुत बड़ा सच वो हमें बताना चाहती है। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए मैंने उसकी बात सुन ली। जैसे जैसे मैं उसकी बात सुनती जा रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी सगी माँ थी। अम्मा मेरे अब्बा के साथ अपनी जिंदगी में खुश थी। अपनी दोनों बेटियों को ही वो अपनी जिंदगी समझती थी, मगर एक दिन उनकी सबसे अच्छी और पुरानी सहेली ने उनके साथ वो किया जिसका वो सोच भी नहीं सकती थी। उनकी सहेली ने घर आकर उन पर छुरी से वार कर दिया, उन्हें मारने की कोशिश की थी और अपनी तरफ से उसकी कोशिश कामयाब भी हो गई थी। अम्मा को जख्मी करके गाड़ी में डालकर वो उन्हें यहाँ से बाहर दूर फेंक आई थी। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई थी, लेकिन उनका आधा चेहरा खराब हो गया था। लेकिन जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर वापस अपने घर लौटी थी तब उन्हें पता चला था कि अब्बा ने उनकी सहेली से दूसरी शादी कर ली है। अम्मा की सहेली ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। वो मेरे अब्बा को पसंद करती थी और मेरी अम्मा को रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने ये तरीका अख्तियार किया था। मेरी अम्मा को मारने की कोशिश की थी और उन्हें घर से दूर फेंक आई थी, जबकि घर में उन्होंने मेरे अब्बा से ये कह दिया था
کہ मेरी अम्मा किसी और को पसंद करती थी। उसकी खातिर अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर भाग गई है। अपनी तरफ से ही एक खत लिखकर उन्होंने अब्बा के सामने पेश कर दिया था। जब मेरी अम्मा वापस आई थी तो मेरे अब्बा ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। ये कहा कि वो जहाँ से आई हैं वहाँ चली जाएं। बल्कि मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को देखते ही तलाक दे दी थी, क्योंकि उनकी सहेली ने अब्बा के दिल में अम्मा के लिए बहुत नफरत पैदा कर दी थी। इसलिए अब्बा मेरी माँ की किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनकी दोस्त इस मकसद में कामयाब हो गई थी और उन्होंने मेरी माँ को हमेशा के लिए घर से निकलवा दिया। उसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाती रही, इस इंतजार में थी कि जब उनकी बेटियां बड़ी होंगी तो वो अपनी बेटियों को सब सच बता देगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटियां उनकी बात जरूर समझेंगी और अपनी माँ को कभी गलत नहीं समझेंगी। वो औरत जिसे बचपन ही से हम माँ समझती आई थी, वो हमारी सकी माँ नहीं थी, बल्कि हमारी सौतेली माँ थी। बल्कि यूं कहा जाए कि हमारी सकी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसी ने तो हमारे घर को बर्बाद किया था और अब मुझे पूरी कहानी समझ आ गई थी। मैं तो ये सोच रही थी कि कोई सकी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये सच था कि कोई सकी माँ अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती जो मेरी सौतेली माँ ने मेरी छोटी बहन के साथ किया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो औरत इस कदर खुदगर्ज है। पहले उसने अपने मकसद को पाने के लिए मेरी माँ को घर से निकलवा दिया, मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब उसने अपने लालच और खुदगर्जी में मेरी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं अपनी माँ को घर ले आई थी। मेरी माँ इसलिए मेरा पीछा करती थी और मुझे ये सच बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा एक भिखारन समझकर कभी अहमियत ही नहीं दी थी। और आज मुझे रह रह कर खुद पर अफसोस होता था। अगर मैं पहले उनकी बात सुन लेती तो शायद मैं अपनी बहन की जिंदगी खराब होने से बचा लेती। मैं अम्मा को घर ले आई थी और मैंने अपने शौहर को सारी हकीकत बता दी थी। मेरी सौतेली माँ की हकीकत खुलकर हमारे सामने आ गई थी। मैंने आफाक को जब सब कुछ सच बताया था तो उसने मुझे यही कहा था कि वो मेरी सौतेली माँ से हर उस जुल्म का हिसाब जरूर लेगा जो उसने मेरी बहन और मेरी माँ के साथ किया। जो कुछ उन्होंने किया था उसके लिए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था। एक तो मेरी माँ को उसने जान से मारने की कोशिश की थी और दूसरा जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया था, ये दोनों बहुत बड़े जुर्म थे और उस पर साबित भी हो गए थे, जिसकी बिना पर मेरी सौतेली माँ को उम्र कैद की सजा हो गई थी। मेरी सौतेली माँ का रवैया घर में मेरे साथ इसलिए अच्छा होता था ताकि मुझे कभी भी उसकी सच्चाई मालूम ना हो। वो मेरे सामने सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती थी, जबकि मेरी छोटी बहन की मासूमियत की वजह से उसने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वो जानती थी कि अगर मुझे उसकी असलियत पता चल गई तो मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। इसलिए उसने कभी भी मेरे साथ सौतेली माँ वाला रवैया नहीं रखा था। इसलिए तो मैं उस औरत को पहचान नहीं पाई थी। बस उसे उसके किए की सजा मिल गई थी। ये अलग बात थी कि जो नुकसान उसने हमारा किया था उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। माँ हमारे साथ उसी घर में रहने लगी थी, देर से ही सही, लेकिन उन्हें उनकी बेटियां और उनका घर वापस मिल ही गया था। मेरी छोटी बहन अब भी वैसे ही डरती थी। उसका इलाज चल रहा था। उसके साथ ही हमने उसकी शादी आफाक के दोस्त के साथ कर दी थी। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था और मेरी बहन के बारे में सब कुछ जानता था। उससे मोहब्बत करता था और उसका ख्याल रखता था। उसके साथ रहते हुए मेरी बहन अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उसका डर खत्म हो गया था और वो सारी चीजों को भूलने लगी थी। अपनी जिंदगी में अपने शौहर के साथ खुश रहने लगी थी, जबकि मेरी अम्मा भी हमारे साथ इसी घर में रहने लगी थी। वो अकेली थी, इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ रख लिया था। हम लोगों की जिंदगी मुकम्मल हो गई थी और हम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे थे। मेरी अम्मा भी हमें देख देख कर जीती थी और यही कहती थी कि उन्होंने सारी जिंदगी इसी इंतजार में गुजारी थी कि वो एक दिन अपनी बेटियों से जरूर मिलेंगी, और आज उनका इंतजार खत्म हो गया था। जो सारी जिंदगी उन्होंने तकलीफें उठाई थी उसका अजाला हो गया था कि उन्हें उनकी बेटियां वापस मिल गई थी। यही उनके लिए बहुत था। और बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है, कभी भी बुराई छुपी नहीं रह सकती। वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है, और जो लोग बुरा करते हैं उन्हें उसका हिसाब भी हर हालत में देना ही होता है।